नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल का जो प्रकरण बताया जा रहा था कि ये जो देश का एक खतरनाक दुश्मन है, अपने देश में नफरत फैलाने वाला पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तो मैंने मद्रास या चेन्नई में जाकर के एक अखबार है द हिंदू के विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने इसी यूट्यूब के संदेश के माध्यम से कई बार अपनी आदरणीय भारतीय अवाम को अवगत कराया है कि यह वाम दलों का पेपर है। यह जो अंग्रेजी दैनिक है, यह कम्युनिस्टों का, वाम दलों का है और इतना इसका शातिराना इसका व्यवहार है कि कुछ ऐसी सामग्री पेश करता है कि IAS या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का सबसे चहेता पेपर है। आपको यदि यकीन न हो तो आप जाकर के कम से कम यदि मैंने आप जो है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में जो लड़के जो छात्र जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो लड़के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका भी चहेता पेपर आप देखेंगे, आप पूछेंगे तो बोलेंगे द हिंदू पेपर है। तो सामग्री ऐसी लाता है, खास करके उसका कोई दिन है, मैंने बृहस्पतिवार है कुछ दिन जो है, और उसका जो संपादकीय है, जो जिस तरह की अंग्रेजी वो लिखता है, तो IAS की तैयारी करने वालों का सबसे चहेता पेपर है। और ये उसका सातिराना एक उसकी रणनीति का हिस्सा है कि IAS में जो कि हमारे भारतीय प्रशासन की रीढ़ है, उस रीढ़ में कैंसर की तरह घुसने के लिए उसने ये रणनीति अपनाई है कि IAS की तैयारी करने वालों का वो चहेता बन जाए। तो यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में IAS की तैयारी करने वालों का चहेता पेपर बना हुआ है ये द हिंदू अखबार। लेकिन द हिंदू अखबार कितना खतरनाक है ये तो मैंने काफी उसके अंदर की जो मंशा है, जो क्या कहते हैं, जो उसका डिमीनर अंग्रेजी में कहते हैं, उसका जो डिमीनर उसकी मंशा है, मैंने कई बार उसको बहुत करीब से और हम काफी जमाने से उसको पढ़ते हैं, जानते हैं। और सिफत इस बात की है कि मैंने कई लोगों से उत्तर भारत में लोग जिक्र किया, भाई ये हिंदू अखबार के विषय में आपकी क्या राय है। कितने तो कट्टरवादी जो हिंदू सनातन के थे वो बोलते थे, अरे साहब जिसका नाम ही हिंदू है तो हमारे वो पवित्र गाय की तरह है, उसके विषय में क्या बोलना।
कितने लोगों की आंखों में, देखिए नाम भी कैसा रखा है, देहिंदू, ताकि काफी जो इस सोच के हैं वो इस पर ध्यान ही न दे। और दूसरा साथ रहना कि आईएएस की जो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनका चाहता पेपर बन जाना। तो ये दोनों ढाल बन करके फिर भारत का जो प्रशासन है, माने जो 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 भारत के प्रशासन की जो रीढ़ की हड्डी है, यानी ब्यूरोक्रेसी, उसमें इसकी मानसिकता के लोग और इसके समर्थक के लोग वो उसमें प्रवेश करें। और इसमें आप अंदाज करेंगे कि देहिंदू की तैयारी करने वाले, देहिंदू पेपर के माने के आधार पर वो तैयारी करने वाले या उसकी मानसिकता वाले तमाम जो है आपको मिलेंगे। जो सिलेक्टेड आईएएस है, तमाम डीएम मिलेंगे, तमाम सचिव मिलेंगे, तमाम जो है मुख्य सचिव मिलेंगे, तमाम मिलेंगे उसकी मानसिकता की। तो हमारे भारत प्रशासन की या शासन की में किस तरह से ये कैंसर की तरह घुसा हुआ है। नाम इसने रखा है देहिंदू, और है ये वाम दलों का, कम्युनिस्टों का पेपर। इसके विषय में मैंने कई बार बताया हुआ है। तो और इसकी विशेषता है कि भारत की हर एक खामी को बड़े सफाई से दिखाता रहता है। भारत को कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जिसमें कि वो भारत को डिमोरलाइज न करता हो, इसका मनोबल न गिराता हो। चीन की कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है कि चीन की झूठी बड़ाई न करता हो। और नक्सलियों का, जो नक्सली हैं, जो नक्सल आतंकवाद है, उसको ये कभी कभी वो आतंकवाद नहीं कहता है ये जन आंदोलन है। यानी मतलब कि पीपुल वो इंसरेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो नक्सलियों के आतंकवाद को ये देशद्रोही पेपर जो कि दो ढाल का इस्तेमाल करता है। तो नाम इसने रखा है देहिंदू, तो काफी इस सोच के उसको एक पवित्र गाय की तरह जो है उसको छोड़ देते हैं। दूसरा कि इस तरह की सामग्री वो प्रस्तुत करता है कि आईएएस की तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का चार्टर पेपर बना हुआ है। यहाँ तक कि यदि किसी को जानकारी प्राप्त करनी हो या और यकीन ना आता हो तो जामिया मिलिया जो विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसमें भी जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, आप पूछ लीजिए कि उनका चाहता पेपर, उनका चाहता अखबार कौन है, और से बोलेंगे देहिंदू अखबार। तो और दो ढाल बनाया। और चीन की तारीफ बड़ी सफाई से और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जबकि चीन की तारीफ न करो, और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है कि इसी देश भारत को जो है वो डिमोरलाइज न करता हो, विरोध न करता हो। और नक्सली आतंकवाद को बोलता है ये सामाजिक आंदोलन है और ये जो है मानवता का आंदोलन है, यानी सोशल और ह्यूमैनिटेरियन वो इंसरेक्शन है। और जैसा कि मैंने पिछले कई एपिसोड के माध्यम से बताया हुआ है कि इसके कई सह प्रकाशन हैं, माने इसके कई को पब्लिकेशन है। तो ये एक फ्रंट लाइन भी है, एक संडे है, रविवार है, ये सब इसके सह प्रकाशन है। और वही जहर बोलते हैं जो कि देहिंदू जो मुख्य धारा का ये दैनिक है, अंग्रेजी दैनिक है। वही चीज आपको जो है फ्रंट लाइन में मिलेगी, वही जो आपको संडे में मिलेगा, वही आपको रविवार में।
तो 3 प्रकाशन इसके और भी हैं। तो मैंने काफी जो है अवगत कराया है। तो ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जाकर मद्रास में कहता है ये मुसलमानों का पेपर है। इसी से आप लोग जान जाइए कि ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है किस तरह देश के दुश्मनों को बचाता है और देश के और जो है देश के दुश्मनों का पक्ष लेते हुए उसको बचाते हुए वो बचाने के लिए वो जो है वो निशाना बनाता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को। तो इस प्रकार के जितने भी हैं, जितने भी इस तरह के नफरत वो जितने भी ये नफरत फैलाने वाले हैं वो इसी तरह की रणनीति जो है वो अपना रहे हैं कि इस देश के दुश्मन ये वाम दल वाले हैं जो कि चीन से पैसा लेकर के हमारे इस देश को अंदर से ही यानी कमजोर करने की का एजेंडा वो चला रहे हैं। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं और उससे थोड़ा सा बढ़ करके इस देश के दुश्मन जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस और या जिसे आप लोग कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। और इसने मान्यता भी ले रखी है चुनाव आयोग से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न तो ये भारतीय है और एंटी नेशनल भी है, यानी ये भारत द्रोही भी है, एंटी नेशनल भी है। और कांग्रेस तो नाम इसने ले लिया है वो उधार का, लेकिन है ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस। और चूंकि ये जिस संगठन की बात करती है जो है उस संगठन पर ये एक गेंडुली मारकर बैठी हुई है और उसको अपने स्वार्थ के अनुसार जो अपने निज स्वार्थ के अनुसार उसको नियंत्रित करती है, चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है उसका। और जीएनपीसी के ही मतलब कि गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी के ही अंडे बच्चे जो है वो उसके मुखिया बनते हैं। अब ये तमाशा देखते होंगे ना कि सोनिया का ही यानी शायद 1998 से लेकर के 98 नहीं मान लीजिए 2002 से लेकर के 2002 से लेकर के लगातार यही अध्यक्ष रही सोनिया गांधी। और उससे अध्यक्ष पद वो हटा तो उसका बेटा राहुल गांधी, और राहुल गांधी जब हटा तो फिर सोनिया गांधी। तो ये तो उसी के अंडे बच्चे इस संगठन के मुखिया रहते हैं और जब इसको सत्ता मिलती है वही अंडे बच्चे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कुल मिलाकर इसका चरित्र है और चरित्र शुरू से इसके चरित्र को समझने के लिए इस एनपीसी के चरित्र को समझने के लिए, हालांकि मैं इसको कहना नहीं चाह रहा था लेकिन यह बताना जरूरी है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के पहले हमारा उर्दू था। उर्दू हिंदी एक ही चीज है लगभग, लेकिन इसमें भी कट्टरवादी भेद करते हैं। कट्टरवादियों ने तो अब चूंकि इस पर यदि हम बोलने लगेंगे तो विषय इधर उधर भटक जाएगा। लेकिन कट्टरवादियों ने हिंदी से उर्दू को अलग किया, जिस प्रकार से ये बंटवारा किया, वो पाकिस्तान का टुकड़ा निकाला, उसी प्रकार से तो निकालने के बाद जो है वो भारत के लिए जो है वो एक जो है सिरदर्द बन गया। उसी प्रकार यानी कट्टरवादी तत्व और इसमें कहने की यानी बहुत आवश्यकता नहीं है, यही हिंदू सनातन हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने हिंदी से उर्दू को अलग कर दिया और उसमें जहां जहां उर्दू के शब्द थे वहां पर वो संस्कृत के पुराने शब्द आर्काइक, अंग्रेजी में आर्काइक कहते हैं, पुराने शब्दों को, अटपटे शब्दों को उसमें डाल दिया। और हिंदी जो इतनी ग्राह्य भाषा थी, इतनी ग्रहण करने वाली भाषा थी, क्योंकि हिंदी के साथ उर्दू जो है वो मिली हुई थी। इन कट्टरवादियों ने अलग कर दिया। उसके स्थान पर जो है
बिल्कुल न समझ में बिल्कुल न समझ में आने वाली वो संस्कृत के शब्दों को लाकर के डाल दिया और हिंदी हो गई और अटपटी। तो फिर जो सामान्य हिंदी समझने वाले हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम मेरे लिए तो जो है वो बोलचाल वाली हिंदी आप लाइए और कलोकियल हिंदी लाइए, और हिंदी की क्या दुर्दशा है ये पहले भी बताया गया है, और किस पाखंड का शिकार बनी हुई है, और किस दुर्दशा को प्राप्त है अंग्रेजी के सामने। यह कहने की बात नहीं है। यदि अंग्रेजी का मुकाबला करना है, और अंग्रेजी को मुकाबला नहीं बल्कि अंग्रेजी को उसकी जो हैसियत है किनारे पर, बॉर्डर पर और रेलिगेट करके पहुंचाना है, तो हिंदी और उर्दू को साथ मिलकर के, और वो हिंदी जो है वही वास्तविक हिंदी बना करके, और हर क्षेत्रों में उसको जो है ग्राह्य जो है माने वो सबको कबूल होने वाली माध्यम उसको बनाने की जरूरत है। और इस पर ज्यादा हम नहीं कहेंगे। और कुछ विभाग तो माने अंग्रेजी को कोई इस तरह से छाती से चिपकाए हुए हैं कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम बगैर अंग्रेजी के बगैर अंग्रेजी के हम काम कर सकते ही नहीं है। ये उसकी हालत है। मिलिट्री में लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो आधार जो हमारे तो कमांड जो है वो अंग्रेजी के ही है। और इन सबों ने जो है दक्षिण भारत के हमारे भारतीय भाई बहनों को भड़का रखा है हिंदी के खिलाफ। और अंग्रेजी मीडियम के इतने बड़े तमाम कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं, यानी हिंदी पर किसी का विश्वास, हिंदी पर से लोगों का विश्वास ही उठ गया। यह हालत है। ये सब दुर्दशा है जो है जेएनपीसी और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी सोच का, जो है वो सामंतशाही सोच का। तो खैर मैंने और भी चीजें जो प्रासंगिक हैं, जरूरी हैं और बताना जरूरी है, लेकिन इसमें चूंकि वो विषय को देखते हुए इसको अभी फिलहाल इसी पर सीमित किया जा रहा है। तो आ जाइए कि अंग्रेजी के पहले हमारा जो है शिक्षा का माध्यम उर्दू था। तो उर्दू को हटा करके अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की जो साजिश की गई, वो साजिश की गई किसके द्वारा? लॉर्ड मकाले। हालांकि लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, वो मकाले था, और जो कि 1836 में वो उसने शुरू किया था। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बना, तो जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज के जो चाटुकार इतिहासकार हैं वो बड़ी तारीफ की है कि इसके अंग्रेजी के आने से देश को बहुत लाभ हुआ। वो यानी विदेशी ज्ञान आया, और इसके बाद जब वैज्ञानिक ज्ञान आया, वैज्ञानिकता आई, और रोजगार के अवसर बढ़े। तमाम छोटे जिस तरह से झूठ बोलते हैं सब ना, उसी तरह से जो वो जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज के वो चाटुकार इतिहासकार जो है वो बोलने लगे। लेकिन यह देश को जानना जरूरी है कि अंग्रेज उर्दू को हटा करके अंग्रेजी को जो शिक्षा के माध्यम बनाए थे, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, यह देश को जानना जरूरी है। और खास करके हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी साजिश है। तो 1836 में जो मकाले ने उर्दू के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनाने की जो साजिश उसने की, इसके पहले वो लंदन के किसी एक समारोह में उसने भाषण दिया इसी के संबंध में। वो उस भाषण का अंश जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को समझना बहुत आवश्यक है।
वो थोड़ा पहले अंग्रेजी में जो उसने कहा था उसको मैं कह देता हूँ, और उसका भावार्थ आप सभी को मैं बताता हूँ। तो उसने कहा, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट to create a class who may be interpreters between who may be उसने कहा who may be interpreters at a while interpreters between us and the millions whom we govern, a class of Indians in blood and color, but English in opinions, in taste, in morals and in intellect. मैं फिर से बोलता हूँ अंग्रेजी में और उसका भावार्थ मैं बताऊंगा हिंदी में। उसने कहा we must do our best. We must at present do our best to create a class of Indians who at a while may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of Indians in blood and color, but English in opinions, in taste, in morals and in intellect. इस कहने का उसका मतलब ये था, और उसका कहने का पहले सबसे मतलब ये था कि कोई भारतीयों का रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं था, भारतीयों का भविष्य चमकाने के लिए नहीं था, भारत के भविष्य को मजबूत करने के लिए नहीं था, और विदेशी ज्ञान लाने के लिए नहीं था, और जो है साइंटिफिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान लाने के लिए नहीं था। वो किस लिए था? वो कह रहा है कि फिलहाल हम लोगों को इसी भारतीयों में से एक तबके को तैयार करना है, और वो तबका अभी फिलहाल एक बिचौलिए का काम करेगा हमारे, और जिन लाखों लोगों के ऊपर हम लोग हुकूमत कर रहे हैं, उनके बीच में एक बिचौलिया, एक कड़ी का काम करेगा। वो जो वर्ग जो है जिस वर्ग को तैयार करने की बात वो कह रहा था, तो वो वर्ग या वो तबका जो है अभी फिलहाल अंग्रेजी सरकार और वो जो अंग्रेजी सरकार जो है जिन लाखों यानी हम भारतीय भाई बहनों के ऊपर हुकूमत कर रही है सरकार, उसके बीच में वो एक बिचौलिया, एक कड़ी का काम करेगा। और आगे सुनिए, वो कह रहा है कि ए क्लास ऑफ इंडियंस, वो जो है भारतीय जो है सिर्फ ब्लड एंड कलर, सिर्फ खून और चमड़ी में वो दिखेंगे कि भारतीय है। वो यानी जिस तबके को वो तैयार करने की बात कर रहा था मैकाले, सिर्फ चमड़ी और खून में वो दिखेंगे भारतीय, लेकिन वो ओपिनियंस माने विचारों में, टेस्ट माने पसंद में, मॉरल्स माने आदर्श में, और इंटेलेक्ट माने बुद्धि में। चार हो गए। ओपिनियंस माने विचार, टेस्ट माने पसंद, मॉरल्स माने आदर्श, और इंटेलेक्ट माने बुद्धि। इनमें वो अंग्रेज होंगे। तो आप समझ लीजिए कि मकाले ने, आप लोगों ने जो है वो अरेबियन नाइट्स या सिंदबाद की कहानियां पढ़े होंगे। उसमें आता है कि भाई एक जिन है, जो जिन को कोई जादूगर उसको शीशी में बंद कर देता है, और बाद में जब उस शीशी को खोलता है तो उसी जो जिन है उस शीशी में से निकाल कर बहुत बड़ा शैतान बन जाता है। लेकिन
लेकिन फिर भी वो शैतान उस जादूगर को अपना आका मानता है और सभी हुक्म मानता है वो। तो ये मैकाले ने 1836 में जिस जिन को उस शीशी में बंद किया, यानी अंग्रेजी माध्यम को बना दिया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया, बना करके जो जिस शीशी में बंद किया उसने, वही जिन जो है वो विशेष करके 1947 के बाद वो उस बोतल से बाहर आया और बहुत खतरनाक शैतान बन गया। अंग्रेजी में कहेंगे कि एक बॉटल में जेनी GENE जेनी बंद किया और उसके जब बाहर आया तो खतरनाक शैतान, उस शैतान को बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रैंकेनस्टीन बन गया, बहुत खतरनाक शैतान। वही खतरनाक शैतान आपका ये GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज है, जो कि इसके सभी लोग सिर्फ खून और चमड़ी में देखेंगे कि भारतीय हैं, लेकिन विचारों में, पसंद में, आदर्शों में और बुद्धि में ये खतरनाक अंग्रेज हैं। और ये अपने आका कौन? अंग्रेज, इंग्लैंड, अमेरिका के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। और इंग्लैंड अमेरिका नहीं, देश के जितने भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान, चीन, इनके द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। कहने का तात्पर्य कि GNPC कभी भी इस देश का हो नहीं सकती। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कभी भी इस देश का न कभी हो सकती है, न कभी है, न कभी है, न आगे होगी। ये हमारे देश के लोग वो बिल्कुल समझ ले, GNPC के लोग इस देश को एक चारागाह समझते हैं, चरने वाला या पिकनिक स्पॉट। तो शायद इस हकीकत को हमारे देश के लोग समझ जाएं तो उतना ही कल्याण होगा, क्योंकि जितने भी इसके लोग हैं सिर्फ खून और चमड़ी में भारतीय की तरह दिखेंगे, लेकिन उनका विचार, उनका और उनकी पसंद, उनके आदर्श और उनका बुद्धि, वो अपने देश में बांटने की, देश को कमजोर करने की, देश को लूटने की और देश को तबाह करने की है। कभी भी इस देश के हो नहीं सकते। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। ये जो है इस GNPC के डिजेनरेटिव्स हैं, मैंने उसे पैदा हुए, जो इसने ब्रीड किया है, जो पैदा किया है, उसी प्रकार इस देश के दुश्मन TMC है, इस देश के दुश्मन NCP है, और उसी और अपने ही चरित्र के इसने और भी तंजीमें इसने खड़ी की हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और वो दक्षिण के भी जो पार्टियां हैं आपके DMK, AIADMK, TDP, अकाली, सब की सब जो है इसी GNPC की ही ब्रीड हैं, जो कि इस देश को तोड़ने के लिए, जिनकी सोच हमेशा जो है वो डिवाइसिव, विघटन पैदा करना। और इस चीज को वो भगत सिंह, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान जो है 23 वर्ष की अवस्था में दिया था, उनको पहचानने में देर नहीं लगी। और उन्होंने बिल्कुल सारांश में छोटे में कह दिया था कि ये जो है, जो देश में, और जान लीजिए कि हमेशा ये जो विभाजनकारी जो सोच होती है, बस उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जो संकीर्ण बातें होती हैं, माने जाति का, संप्रदाय का, भाषा का और भाषा आधारित प्रांत का, ये इसी पर जो है पूरे देश को बांट करके कमजोर करना चाहती हैं। तो उनकी ये पहचान होती है। तो वो तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि
ये कहा था कि हम इन सफेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे अपनी कुर्बानी दे करके, अपनी जान दे करके, लेकिन काले अंग्रेजों को भगाने की जिम्मेदारी वो हमारे आपके ऊपर छोड़ गए। तो हमारा आपका ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, भारतीय कर्तव्य है, और अपने भविष्य को बचाने के लिए ये परम कर्तव्य है कि इन सारे जो काले अंग्रेज हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, हम एक होकर के, भारतीयता के आधार पर एक होकर इनको नष्ट में नाबूद करें। तो नष्ट में नाबूद करने का मतलब नहीं कि इनको गोली मार देना है और इनको तोप से मार देना है। इलेक्शन, चुनाव एक बहुत सशक्त माध्यम है, और इसमें जो है एक वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम है, उसी ईवीएम पर इनको नष्ट में नाबूद करना है। ये समझ जाइए। हमारे देश का संविधान बना, संविधान में जो अंतिम जो शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति है, सॉवरेन जो पावर है, वो जनता को दी गई। यानी जनता जो है सर्वशक्तिमान है इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में। लेकिन ये देश के दुश्मन विभाजनकारी ताकतें उस सर्वशक्तिमान जनता को किस कदर इन सबों ने कमजोर से कमजोर बना के रखा है, इसको समझने की जरूरत है। एक तो वही माने संविधान जब हमारे देश का लागू हुआ, और देखिए संविधान बनाने में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, और इस तरह से कई महान विभूतियों ने करीब 3.25 साल से भी अधिक बिल्कुल अथक परिश्रम करके भारत का एक संविधान बनाया, जो कि विश्व का सबसे माने इनपैरेलल, यूनिक और एक पुस्तक तैयार हुई, और बहुत ही व्यापक यानी वॉल्यूमिनियस, मैंने मौलिक रूप से उसमें आपके 8 अनुच्छेद, 22 अध्याय और 395 धाराएं, अंग्रेजी में कहा जाएगा कि 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स का एक बहुत ही व्यापक वॉल्यूमिनस, विश्व का सबसे बड़ा। और क्यों कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि लोगों ने विश्व के जितने भी अच्छी अच्छी बातें थे सबको इसमें शामिल किया है। अपने संविधान में जो है अमेरिका का जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर वहां से लिया, अमेरिका से भी और कनाडा से भी। सुप्रीम कोर्ट की रचना जो है वो भी अमेरिका से लिया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली वो आपका ब्रिटेन से लिया। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो यहां से आयरलैंड से लिया, और भी ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, रूस से, इस तरह से लेकर के जितनी अच्छी बातें हैं। और ये सभी को जानना चाहिए कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि सिर्फ वो शरीर से या ऊपरी आवरण से आपको संगीत दिखेगा, लेकिन जब भी देश को आवश्यकता पड़ेगी, इतनी शक्तियां दी गई हैं वो केंद्र सरकार को कि एक झटके में राज्यों के अख्तियार खत्म, और वो जो है सारी शक्तियां राज्यों के वो केंद्र के पास चली आएंगी। तो इसीलिए बाबा साहब से एक बार किसी ने पूछा था कि आप जो है एक वाक्य में जो है वो भारत के संविधान की विशेषता बताइए। तो उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का सिर्फ शरीर जो है वो संघात्मक है, आत्मा उसकी एकात्मक है। माने जो बॉडी जो है वो फेडरल है, लेकिन उसका जो रूह है, जो सोल है, वो जो है यूनिटरी है, एकात्मक है। इतना बढ़िया संविधान को ये कट्टरवादी, खास करके कट्टरवादी तत्व जो है
और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के तत्व वो आक्रमण करते हैं। वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का वो कॉपी पेस्ट है। और इन्हीं को देख करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ कट्टरवादी कहते हैं कि हमको इन्हें हमको देश के कानून और संविधान से क्या मतलब, हम तो अपना कुरान मानेंगे, अपनी जो है वो कुरान की आयतें मानेंगे। तो इस तरह की बातें भी इस देश में चलती हैं। क्यों? क्योंकि वही जो है वो कट्टरवादी सोच। लेकिन जरा कल्पना करिए कि जरा इस पर गौर करिए कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इतना परिश्रम करके जो संविधान बनाया, और हमारे अमर शहीद जैसे कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, और इसके साथ साथ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है वो किसी भी अमर शहीद से कम नहीं है। हमारे इसी भारतीय समाज के तबके के साथ हजारों साल तक बहुत बड़ी नाइंसाफी, बहुत बड़ा शोषण हुआ है। खैर उस पर विस्तार से बहुत कुछ कहा जा सकता है। जब भी मौका आएगा भारतीय जनता दल और विस्तार से भी बताएगा। तो उसके उद्धार के लिए जो बाबा साहब ने काम किया है वह किसी भी अमर शहीद से कम नहीं है। तो भारतीय जनता दल जो इज्जत, जो सम्मान अमर शहीदों को देने की बात करता है, उसको देने की कोशिश करता है, और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि उनका उचित सम्मान दिया जाए। वही सम्मान हम जो है हमारे बाबा साहब को देने की आवश्यकता है, और उन्हीं के साथ तो ये करने के बाद आज जो है यानी 60-70 सालों के बाद ही इस तरह की ताकतें जो कि इस देश को लूटेंगे भी और देश को बांटेंगे भी और देश को तबाह भी करेंगी, और इसके बाद तो और फिर झूठ और अफवाह। तो बात कही जा रही थी कि ये जो ताकतें हैं, हमारे जो सर्वशक्तिमान जो अवाम है इस देश की, उसको कैसे इन सबों ने कमजोर किया हुआ है। ये जो हथियार हैं इनके जातिवाद का, संप्रदायवाद का और भाषावाद का, भाषा के आधार पर जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने प्रांत बनवा दिया, तो उसके आधार पर जो है वो प्रांतवाद या प्रांतीय कट्टरता, इसके आधार पर और फिर इस पर क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद इत्यादि। और इसके बाद झूठ और अफवाह। इसमें जो देखने को मिलता है कि हमारे अवाम में और इस जो पीढ़ी गुजर रही है, इसमें इन्हीं समाज के दुश्मन जो ताकतें हैं, उनके द्वारा जो लोगों के दिमाग में झूठ और अफवाह का शिकार बनाया गया है, उससे हमारी आवाम जो है और कमजोर हो गई है। तो हमारी आवाम को इन समूहों ने कमजोर से कमजोर बना के रखा है, और कमजोर से कमजोर बना करके ही ये अपनी वोट और सत्ता, और इनको मालूम है कि जिस वक्त हमारी आवाम एक हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, सारे झूठ और अफवाहों से आजाद हो जाएगी, तो इनको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ये सत्य है। तो इसलिए सब के सब जो है ये इसी जुगाड़ में और इसी साजिश में लगे हुए हैं कि हमारी आवाम को कमजोर से कमजोर बना करके इनसे वोट छीना जाए, सत्ता में काबिज हुआ जाए,
और जनता वही जनता जो कि हमारे देश की सर्वशक्तिमान है, सबसे ताकतवर है, उसको नारकीय जीवन दिया जाए, उसे नारकीय जीवन में अनंत काल तक पड़ी रहे, नफरत वो फैलाई जाए, नफरत के द्वारा उनको शिकार बनाया जाए, और नफरत फैलाने वाले तमाम जो माने संगठन हैं उनको शह दिया जाए नफरत फैलाने के लिए। इस कदर ये देश के दुश्मन है। और उसी रंग में ये जो है मीडिया भी उन्हीं राजनीतिक दल जो कि इस देश के शत्रु हैं, उन्हीं में वो रंगा हुआ है। अब दिन रात ये चला जा रहा है, और एक पीयूष जैन है और एक कोई जैन है, या उसको शॉर्ट में उसको पंपी जैन कहते हैं। पंपी जैन जो है इसका भतीजा है। नहीं, पंपी जैन जो है MLC है समाजवादी पार्टी का, और और पंपी जैन के बहन का लड़का है ये पीयूष जैन। ये अखिलेश झूठ पर झूठ बोल रहा है कि उस पीयूष जैन का इस पंपी जैन से कोई संबंध नहीं है। सवाल इस बात का है कि इतना झूठ बोलने वाले हमारे देश के लिए, हमारे इस प्रदेश के लिए कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाज करिए। और तो देखिए, जहां एक और अखिलेश झूठ बोल रहा है कि इन दोनों जैनों में कोई संबंध नहीं है, दूसरी ओर ये मोदी महोदय का गद्दारी तो आप देखिए ना, वह 190 करोड़ के कैश को दिखा करके अपने उस देशद्रोह को छिपा रहे हैं जो है सोनिया और राहुल के लूट 190 लाख करोड़ को छिपाने के काम कर रहे हैं। जो सोनिया राहुल को बचाए, जो इस देश के सबसे बड़ी डकैत हैं, तो वो भी बहुत बड़े राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। तो सोनिया राहुल के 190 लाख करोड़ के काले धन को बचाने के लिए बस इसी को दिखाया जा रहा है कि 190 करोड़ का कैश, 190 करोड़ का कैश, लेकिन सोनिया राहुल के 190 लाख करोड़ के काला धन पर जो है पूरा मीडिया की जो है वो घिघी बंद है। तो ये देखिए, भारत के खिलाफ भारतद्रोह, राष्ट्रद्रोह, मोदी जी का भी और मीडिया का भी। देश के लोग ये तमाशा देखें। ये बात सत्य है कि जो है 190 करोड़ का जो कैश है वो जनता को कमजोर करके उसके वोट को छीनने की एक साजिश है। बात सही है, और यही काम जो है जेएनपीसी करती आई है। लेकिन दूसरी ओर मोदी जी और इसी को दिखा करके जो जेएनपीसी के वैसे जेएनपीसी की पूरी लूट जो है 1200 लाख करोड़ की है, काला धन है। इसका आकलन जो है मैंने ऐसा है कि जिसमें काला धन की एक बार बहुत बात उठी थी 2010-11 के आसपास, हाँ 10-11 के आसपास। तो उसमें वो काला धन जो जेएनपीसी ने लूट कर विदेशों में काला धन जमा किया था, तो उसमें जो आकलन आया था वो लगभग 400 लाख करोड़ का था, और वही बढ़ करके 1200 लाख करोड़ का हो गया। मोदी महोदय ने तमाम जो है चुनावी सभाओं में बोला भी था कि ये इतना बड़ा काला धन है, इतनी बड़ी ये लुटेरी है, और देश ने इनके ऊपर भरोसा भी किया, और उसी विश्वास के साथ और उसी आशा के साथ जनता ने इनको प्रधानमंत्री भी बनाया। लेकिन देखिए, ये कितने बड़े देशद्रोही निकले कि उसी जेएनपीसी ने जिसने देश को लूटा, और जिस जेएनपीसी का 1200 लाख करोड़ का काला धन विदेशों में इस भारत का और हमारे भारतीय भाई बहनों का, उसकी रक्षा कर रहे हैं। और विशेष करके सोनिया राहुल के 190 लाख करोड़
190 लाख करोड़ के कालाधन की रक्षा कर रहे हैं। अरे उसी कालाधन के आधार पर ये जो है वो अभी भी वोट खरीदने की जो है वो साजिश चल रही है जेएनपीसी के द्वारा, और उसी कालाधन के आधार पर ये गद्दार जो राहुल गांधी वो ऐश कर रहा है, और मोदी जी जो है वो ऐश वो करवा रहे हैं, और इनको शर्म भी नहीं आती है कि इस मोदी महोदय को शर्म भी नहीं आती है कि हमारे देश का एक सामान्य नागरिक और यह गरीब जो भारतीय भाई बहन है वो जो उसकी सामान्य जो जरूरतें हैं, भोजन है, आपका मकान है और भी जरूरतों के लिए वो संघर्ष कर रहा है, और उतनी हैसियत रखने वाला देश का नागरिक एक राहुल गांधी है जो कि डकैत बन करके जो है डकैत बन करे और जो है 190 लाख करोड़ का काला धन जमा करके वो ऐश कर रहा है मोदी जी के शाह के द्वारा। तो बात शुरू हुई थी द हिंदू अखबार से। तो द हिंदू अखबार के कुछ नमूने हम बता रहे हैं। अच्छा, द हिंदू अखबार के विषय में कई बार इन लोगों ने बताया कि जो जब इसका जो आया है ना वो अपना फाइटर राफेल, हाँ राफेल, तो राफेल के विषय में अब इसके तो तमाम जो है एजेंट जो है वो मंत्रालयों में घुसे हुए हैं। तो मंत्रालय की किसी डिफेंस मैंने जो रक्षा मंत्रालय के बहुत ही गोपनीय बहुत महत्वपूर्ण फाइल का की नोटिंग की कापी ये निकाल लिया। द हिंदू अखबार का शायद मालिक है, पता नहीं कौन हो, वो एनराम, हाँ एनराम है, निकाल करके वो जो फोटो कापी कराया तो आधा उसको मोड़ दिया और फिर मोड़ दिया, और जो पोर्शन माने आधा टुकड़ा दिखा करके तो हम वो हल्ला करने लगा कि देखिए इसमें ये लिखा है, ये लिखा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब पेश किया कि नहीं साहब पूरी नोटिंग तो ये है, तब जाकर के ये पीछे हुआ। तो वही द हिंदू जो है हमारे जब ये हमारे भूतपूर्व जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल बिपिन रावत की अकस्मात या असमय मृत्यु हुई उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो इसने जो है जनरल शब्द निकाल करके उनका अपमान किया। इसने कई लोगों ने विरोध किया इसका, द हिंदू का, और कभी चिट्ठियां उठा लिखी वो जगह जगह। तो ये सफाई देने लगा कि भाई, और देने लगा, और अपना जो संपादकीय है वो एडिटोरियल उसको दिखा कर कि भाई कि हमारी कोई परंपरा नहीं होती है कि लोगों को इस तरह से सम्मान दें। मैंने पहले बताया था कि जितने भी सेना के अधिकारी हैं वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी वही टाइटल, वही उपाधि जो है उनकी जारी रहती है, और पूरा देश, पूरी जनता और सरकार भी उसी रूप में उसी उपाधि के साथ उनका सम्मान भी करती है। और कोई भी जैसे बिपिन रावत हैं तो वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी जनरल वो कहलाएंगे। बस इतना ही है कि सेवानिवृत्त जनरल बिपिन रावत। तो वो लगा सफाई देने द हिंदू वाला, लेकिन वही, और देखिए भारतीय की विशेषता है कि वो किसी चीज को लाग लपेट में नहीं करता। तो वही गद्दार द हिंदू पेपर जो है, जब पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष था बाजवा, उसके लिए जनरल लिखता है। ये गद्दार द हिंदू पेपर जो है बाजवा के लिए जनरल लिखता है, और अपने ही देश के जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे भारत के पहले, उनको जनरल जो उपाधि से जो है उनको सम्मानित न करने की गद्दारी करता है वो देश के खिलाफ।
ये वैसे ही है कि जैसे ये गद्दार राहुल गांधी है ना, तो ये गद्दार राहुल गांधी जबकि यही बिपिन रावत जो है वो सेना अध्यक्ष थे, इन्हीं जनरल बिपिन रावत को ये गद्दार राहुल गांधी अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है और अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए ये अपने दूत जो है वो सिद्धू को भेजता है। ठीक वैसे ही तो जो गद्दारी राहुल गांधी करता है अपने देश के खिलाफ, उसी तरह की गद्दारी करता है ये द हिंदू अखबार। उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहा है, ये मुसलमानों का पेपर है। तो इसी से आप लोग पकड़ लीजिए, जान लीजिए कि देश के दुश्मनों को बचाने के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दार जो है किस प्रकार जो है उनको बचा रहे हैं। और हमने यह भी कहा था कि इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बेनकाब करने के लिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कुछ धर्मगुरु हैं, मौलवी और मुल्ला लोग जो है इस पर जब आक्रमण करते हैं या इसको जवाब जो देते हैं, तो अपने पंथ के अनुसार, अपने इस्लाम के अनुसार, ये सबसे बड़ी भूल है। पंथ के अनुसार मत दीजिए ना। जो देश का गद्दार है उसको आप जैन पंथ के अनुसार जवाब आप देंगे तो, और वो आपको वो फंसा भी देगा उसमें। तो इस कदर का तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक नमूना है। पुष्पेंद्र जो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है वो नमूना है कि किस प्रकार और भी जो कट्टरवादी तत्व हैं इस देश की सबसे बड़ी गद्दार जो है जेएनपीसी और सबसे बड़े गद्दार वामपंथियों को किस तरह से बचाने के लिए सारा जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की ओर वो निशाना बनाते हैं। इसी बीच में ये खुशी की बात है कि पंजाब में हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, पंजाब में हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, भगत सिंह जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह को उनको महत्वहीन करने के लिए इस जीएनपीसी ने, इस गद्दार जीएनपीसी ने क्या क्या साजिशें नहीं की। इसने पहले तो जब उनको फांसी लगने वाली थी सुखदेव और राजगुरु के साथ, तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि पूरे देश से दबाव था कि जाकर के फांसी रुकवाने के लिए वायसराय जो है लॉर्ड इरविन से बात करो ताकि इनकी फांसी रुक जाए, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जिसको भेजा गया था कि जाकर के फांसी रुकवाओ, जाकर ये सलाह दे आया कि इन लोगों को यानी इन अमर शहीदों को, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को 12 घंटे पहले ही मार दो। इस तथ्य को हमारे खास करके पंजाब के जो भारतीय भाई बहन हैं वो जाने, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो भी जाने। और सिर्फ जाने से काम नहीं होगा, इसको नष्ट में नाबूद करिए ना। इसको वोट देने का, जेएनपीसी को वोट देने का मतलब कि एक बहुत बड़े कलंक को आप वोट दे रहे हैं। और तो मोहनदास करमचंद गांधी ने पहले ही जो है 12 घंटे पहले ही माने की वो सलाह दे गया, इसलिए अंग्रेजों ने वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी लगा करके ट्रक में जो है अलग उनके शव को, उनकी लाश को वो ठिकाने लगाने के लिए कहाँ सब ले गए। वो तो बीच में पता चल गया था गांव वालों को, तो किसी तरह से पता चला। तो इस कदर ये देश के दुश्मन है ये, और यही सत्ता पर काबिज होने के लिए हमारी आवाम को कमजोर करके हमेशा जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषाई कट्टरता, प्रांतिक कट्टरता में उलझाए रहते हैं। कोई जो है बेअदबी है तो आज वो है, किसी ने कुरान पर कह दिया, किसी ने हिंदू पर कह दिया, किसी ने मंदिर पर कह दिया। इसी मानसिकता में ये जो देश की दुश्मन ताकतें हैं और इस मीडिया के साथ
हमेशा जो है उलझा रहते हैं। तो इनका नाश करना है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका नाश करने के लिए शांतिपूर्ण जो तरीका है, जिसको बोलते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, कि न कहीं परेशान होना है, न कोई आंदोलन करना है, न कहीं धरना प्रदर्शन करना है। ईवीएम मशीन पर इनको शून्य करिए, जीरो करिए। वो अच्छा, तो वो शहीद आजम भगत सिंह आज हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों के दिलों पर आज भी बिल्कुल जीवंत है। लेकिन इन सबों का व्यवहार क्या है? जब किसान आंदोलन हुआ था, जब किसान आंदोलन जब अभी हुआ था, तो एक और सब तख्ती लगाए हैं हमारे जो है वो शहीद आजम भगत सिंह का, उसी बगल में वो खालिस्तानियों का। कितना दुख हुआ, सारे देशभक्तों को बहुत बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह जो कि हमारे देशभक्ति के लिए शहादत और कुर्बानी के सबसे बड़े आदर्श हैं, इन भगत सिंह के बगल में वो खालिस्तानियों का। इन जीएनपीसी वालों को, इन वामपंथी वालों को लाज नहीं आई। और अब आप लोग ये भी जान लीजिए, जिस समय कन्हैया कुमार वो नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये गद्दार शशि थरूर ने इस देशद्रोही, देश का दुश्मन कन्हैया कुमार की तुलना किया था भगत सिंह से। तो इस जेएनपीसी को हमारे देश के लोग ठीक से पहचान लें कि इससे बढ़ करके इस देश के दुश्मन जेएनपीसी से कोई है नहीं। जेएनपीसी का शशि थरूर ने जब कन्हैया कुमार ने वो जेएनयू के प्रांगण से जब नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो उसे जेएनपीसी का गद्दार ये शशि थरूर ने उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार की तुलना किया था हमारे भगत सिंह से। कितना बड़ा अपमान। लेकिन ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, इसके प्रति कोई रोष नहीं होता, कोई संवेदना नहीं होती है। इस कदर इन सबों ने हमारी भारतीय आवाम को बना दिया है कि देश की बातों पर, देश के सम्मान पर, भगत सिंह की बातों पर कोई रोष नहीं होता। रोष किस पर होता? बेअदबी पर। रोज किस पर होगा? कोई कुरान पर कह दे, कोई इस्लाम पर कह दे, कोई हिंदू पर कह दे। लेकिन वो संवेदना हमको जगानी है देश के प्रति, अवाम के प्रति और इन अमर शहीदों के प्रति, और इन ताकतों का नाश करना है। ये तो जेएनपीसी वाले यही नहीं, जो इन सबों ने जो इतिहास भी जो लिखवाया, इनको उस इतिहास में जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने, यानी जिस सम्मान के हकदार थे उस सम्मान इनको लिखवाया है। उस इतिहास में क्रांतिकारी आतंकवादी, तो क्रांतिकारी आतंकवादी तो भाषा जो है वो अंग्रेजों की थी। हम तो इनको जो है अमर शहीद मानते हैं। लेकिन इस देश के गद्दार जेएनपीसी वालों ने उस इतिहास में, देश के गद्दार जेएनपीसी वालों ने, जेएनपीसी या कांग्रेस वालों ने इन अमर शहीदों को इतिहास में यानी स्वतंत्रता के संघर्ष के, यानी आजादी की जंग के इतिहास में इन समूह ने इन हमारे अमर शहीदों को या भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी लिखवाया। जिंदगी और हद तो तब हो गई कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसे कहते हैं, जिसे आईएएस निकलते हैं, तो उसकी एक ट्रेनिंग की परीक्षा होती है, एक मेंस की परीक्षा होती है। तो मेंस की परीक्षा में एक जो है वो प्रश्न पत्र जो है वो निबंध का आता है, सिर्फ निबंध लिखना है। तो उस जो निबंध लिखने के प्रश्न पत्र में या उसके क्वेश्चन पेपर में
ये लिखे आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखिए। किस कदर ये देश के दुश्मन हैं जेएनपीसी वाले। और यदि किसी को यकीन ना हो तो एक वाकया अब लोग याद रखिए। जब ये बात काफी उठने लगी कि इस जेएनपीसी ने हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह को ये सब आतंकवादी लिखवाए हैं। आजादी की जंग के इतिहास में इस जेएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा आजादी की जंग के इतिहास में इनको आतंकवादी लिखवाया गया है। तो मीडिया तो बहुत शातिर, मीडिया भी राजनीतिक दलों की तरह वो इस देश का दुश्मन है। बस अपने कंधे से कुछ वो साफ करना चाहता है, अपनी चमड़ी जो है वो साफ करना चाहता है। तो एक पत्रकार ने तो अपने कंधे से वो गंदगी साफ करने के लिए अपनी चमड़ी से जो साफ करने के चक्कर में इस जो है मनमोहन सिंह था ये प्रधानमंत्री, उसी मनमोहन सिंह से पत्रकार ने पूछ ही लिया कि बोलिए सर, क्या ये सही है कि सरकारी या भारत सरकार के अभिलेख में हमारे इतने यानी महान हमारे इतने बड़े और इतने महान हमारे शहीद भगत सिंह को जो है आतंकवादी के रूप में दर्ज है, उस रूप में लिखा गया है। ये मनमोहन कितने, हालांकि मनमोहन को लोग कहते हैं कि बड़ा सीधा है, लेकिन बहुत ही शातिर है ये भी। इसके जवाब में मनमोहन क्या बोल रहा है, कह रहा कि अरे भाई ये लोग तो इतने महान हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि वो सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। कबूला उसने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में कबूला इस बात को कि हमारे इतने महान और देशभक्त भगत सिंह को इन सबों ने आतंकवादी लिखवाया है, लेकिन जो कबूला है बड़े घुमा करके। तो इस जेएनपीसी को पहचानिए। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे कहने की सार्थकता तब होगी जब आप इसको नत में नाबूद करेंगे, जब आप इसी जेएनपीसी को वोट करेंगे, इसके सरकारें बनवाएंगे, वो चन्नी मनी करके जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इनकी जो है वो सार्थकता नहीं होगी। इनको नस्ल में नाबूद करना ये देश के लिए आवश्यक है। तो इतनी खतरनाक जेएनपीसी और इतनी खतरनाक देशद्रोही उसके राहुल की हर सहूलियत दे रहे हैं मोदी जी, हर सहूलियत। मोदी जी की आत्मा तब नहीं जागी जब ये डोकलाम के मुद्दे पर ये रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो है हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है, जिसमें डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी कि पता नहीं कब इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाए। उस दौरान ये गद्दार राहुल गांधी हमारे दुश्मन के राजदूत हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलता है। आज तक ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए और इतने बड़े भारतद्रोही मोदी जी ने उसकी जांच तक नहीं होने दिया कि आखिर जो है वो राहुल गांधी उस दौरान जिस दौरान जो है हमारे दुश्मन चीन के साथ तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, इसने दुश्मन चीन के राजदूत के साथ इसने क्या बात की, कौन सी मार्मिक और संवेदनशील संगीन सूचनाओं का इसने आदान प्रदान किया। आज तक मोदी जी ने इसकी जांच भी नहीं होने दिया। तो मोदी जी भी कम वो इस देश के मैंने जितनी बड़ी गद्दार जो है और जिस देश के दुश्मन ये जेएनपीसी है, इनको बचाने वाले और देश के खिलाफ गद्दारी करने का पूरा सहूलियत देने वाले
मोदी जी भी उतने ही वो इस देश के दुश्मन भी हैं, इस देश के गद्दार भी हैं। हमारे देश के लोग जाने, लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, अब ये चीजें अब आपके कंधों पर है, लेकिन आप ही जो है इनके झूठ और अफवाह का शिकार बने रहेंगे, उससे समाधान नहीं निकलेगा। जो कुछ भी ये निवेदन है भारतीय जनता दल का, हम चुनाव में भी आएंगे और आना है, सिर्फ संसाधन की बात है, तो संसाधन के लिए जो है वो प्रयास चल रहा है, आएंगे, लेकिन उसके पहले आवश्यक है कि इनको नष्ट में नाबूद करना है। ये आपके मन में वो आना बहुत जरूरी है। और इनको नष्ट में अब जैसे दो चमचे थे ना, 2 चमचे हमको मिल गए थे मोदी और योगी के। हमने पूछा भाई कि अरे क्या वातावरण है? कहा से वातावरण क्या, बस योगी आएगा, मोदी आएगा। मैंने कहा क्यों? क्या कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं है। इसी मानसिकता पर ये जेएनपीसी 60-70 सालों तक उसने जो है वो हुकूमत किया, और वही तर्क जो है आज मोदी के चमचे, योगी के चमचे दे रहे हैं। तो हमने कहा इनको नष्ट में नाबूद करिए, वहीं से विकल्प जो है वो तैयार होगा। मैंने कहा कि सिर्फ यदि नष्ट में नाबूद करना है तो सिर्फ योगी और मोदी को नहीं, अखिलेश को भी करना है, मायावती को भी करना है, और उसके पहले सबसे पहले राहुल और सोनिया को भी। नष्ट में नाबूद से मतलब उनको नहीं मारना है, उनको मिलने वाले समर्थन को मारना है। तो इन बातों पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अडिग हों। ये हर तरह से दुश्मन है, और इनका सबसे बड़ा हथियार है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इसलिए और आपको लुभाना, बहलिया की तरह फंसाएंगे और फंसा कर फिर आपको मारेंगे। तो मैंने सुना कि फिर ये अखिलेश ने केजरीवाल की शैली में फिर जो है 300 यूनिट फ्री रहेगी। तो इस प्रकार जो है किस प्रकार मार रहा है ये केजरीवाल जो है हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इसी कोरोना की अवधि में इसने जो है वो रिसीवर का, ऑक्सीजन का, और जो है वो हॉस्पिटल के बेड का, दवाइयों का, सबका इसने कालाबाजारी जो है करवाया, और लोगों की लाशों पर ये गद्दार केजरीवाल ने जो है वो करवाया। और कितनी मासूमियत के साथ हाथ जोड़ करके जो है वो विज्ञापन इसका आता है। सारा पैसा इसने जो है सारा पैसा उसने टैक्स पेयर का पैसा इसने जो है खर्च किया जो है विज्ञापन पर। तो ये देश का सबसे बड़ा वो खतरनाक दुश्मन है ये केजरीवाल। तो ये देश का सबसे बड़ा खतरनाक केजरीवाल ये बनना चाहते हैं ये अखिलेश महोदय। तो अभी वो जो है गुंडा राज के प्रतीक थे, और जो है आतंकवादियों के जो है वो हमदर्द थे। वो तालिबान के समर्थक जो तालिबान का समर्थन जो है अपने वो शफीकुर रहमान वर्क और टी हसन के द्वारा दिलाने वाले वो लोगों में से थे। तालिबान का समर्थन भी इन्होंने दिलवाया। अब जो है केजरीवाल बन करके जो है जो गद्दार केजरीवाल की तरह जो है ये मतलब कि देश को मैंने इस प्रदेश को तबाह करने की मंशा ये रखते हैं आपके अखिलेश महोदय। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन सबको जो है वो नष्ट में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।